नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS पायनियर सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है मूल रूप से क्लास नंबर 47 है और TGT PGT आर्ट को निरूपित है। मूल रूप से पूरी क्लास TGT आर्ट के लिए ही है। यहाँ पे आज हम लोग राजस्थानी चित्र शैली का वर्गीकरण देखेंगे, कितने भागों में बांटा गया, साथ ही साथ कोटा शैली को देखेंगे, इसकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे, क्या क्या इसकी विशेषताएं रही। तो ये सारे तथ्य एक साथ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने राजस्थानी चित्रकला को पढ़ा था और राजस्थानी चित्रकला में आपने देखा होगा, हमने पढ़ा है स्टार्टिंग से ही कि राजस्थानी शैली है क्या। राजस्थानी शैली आप जानते हैं, राजस्थानी चित्रकला मूल रूप से 1550 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक आती है, 1550 से 1900 ईस्वी तक। इसमें राजस्थानी शैली जो है फली फूली आगे बढ़ी। राजस्थानी शैली को हम लोग हिंदू शैली के नाम से जानते हैं। प्रारंभिक राजस्थानी शैली आप जानते होंगे 16वीं शताब्दी में उपलब्ध होती है, लेकिन जो है मूल रूप से उत्कृष्टता का प्रदान होती है, तो उत्कृष्टता जो है 18वीं शताब्दी में प्रारंभ हो जाती है। तो अपने चरमोत्कर्ष पे 18वीं शताब्दी में और मूल रूप से जो है प्रारंभिक तो 16वीं शताब्दी, क्योंकि 1550 से स्टार्ट ही होता है, लगभग 1600 मान लिया जाता है इसे। तो 16वीं शताब्दी में लगभग जो है प्रारंभिक चित्र मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और आप जानते होंगे राजस्थान में मेवाड़, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ आदि जो है ये प्रमुख उपशैलियाँ हैं। ये राजस्थानी शैली की ही उपशैलियाँ हैं, जिसे हिंदू शैली के नाम से कहा जाता है। तो ये कुछ खास काम थे जिसमें राजस्थानी शैली मुख्य रूप से आगे बढ़ती है। और राजस्थानी की शैली में उपशैली हम लोग देखेंगे, बूंदी, किशनगढ़, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, इन सभी को पढ़ने का प्रयास करेंगे। मेवाड़ शैली हो, आज हम लोग कोटा शैली भी पढ़ेंगे। राजस्थानी शैली की उपलब्धियों के बारे में देखेंगे, इसकी जो है विशिष्टताएँ क्या क्या हैं। जैसे राजस्थानी चित्र का जो है वर्गीकरण कैसे किया गया है, तो आप जानते होंगे अनेक विद्वान अपने अपने समय पे जैसे जैसे अध्ययन करते गए, उन्हीं के आधार पे वो भिन्न भिन्न वर्गीकरण करते गए। लेकिन भौगोलिक और शैलगत विशेषताओं को दृष्टिगत रखते हुए कुछ विद्वानों ने राजस्थानी चित्रशैली को मूल रूप से 4 भागों में बांटा। वो 4 भाग कौन कौन से हैं जिससे वो 4 भागों में बांटे? तो मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हड़ौत स्कूल और ढूंढाड़ स्कूल मूल रूप से आते हैं। इन्हीं 4 भागों में सभी ने लगभग बांटने का प्रयास किया है। अगर इन 4 भागों को हम लोग देखें तो बेटा 4 भाग में सबसे पहला भाग आता है मेवाड़ स्कूल का। मेवाड़ स्कूल में क्या क्या समाहित है? तो मूल रूप से उदयपुर, चांडव, नाथद्वार, देवगढ़ आदि शैलियों को जो है मूल रूप से यहाँ पे सम्मिलित किया गया है मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत। क्या क्या? उदयपुर, चांडव, नाथद्वार और देवगढ़ उपशैलियाँ जो है मूल रूप से मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आती हैं। जबकि मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत क्या क्या आती हैं? तो मारवाड़ स्कूल में मूल रूप से जोधपुर आ जाता है, बीकानेर आ जाता है, जैसलमेर, पाली, नागौर, घांडेराव और किशनगढ़ मूल रूप से मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चंस पूछा जाएगा कि किशनगढ़ किस स्कूल के अंतर्गत आता है? मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आता है। नाथद्वार किस स्कूल के अंतर्गत आता है? मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आता है। ऐसे पूछा जाएगा। बूंदी किस स्कूल या कोटा किस स्कूल के अंतर्गत आता है? हड़ौत स्कूल के अंतर्गत आता है। हड़ौत स्कूल में क्या क्या शामिल है? तो कोटा, बूंदी, धारवाड़ मूल रूप से ये है हड़ौत स्कूल के अंतर्गत डाटा आ जाते हैं, वहीं से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। आगे अगर हम लोग बात करें तो ढूंढाड़ स्कूल क्या होता है बेटा? जयपुर, आमेर और शेखावटी के साथ साथ उनरिया, अलवर, करौली शैलियाँ जो है मूल रूप से इसमें शामिल हैं ढूंढाड़ स्कूल में। याद रखना है ढूंढाड़ स्कूल में क्या क्या शामिल है। तो जयपुर, आमेर, शेखावटी, उनरिया, अलवर ये सारे डाटा जो है ढूंढाड़ स्कूल के अंतर्गत आते हैं। राजस्थानी चित्रशैली टोटल 4 भागों में बांटती है। आप जानते हैं मेवाड़ स्कूल, मारवाड़ स्कूल, हड़ौत स्कूल, ढूंढाड़ स्कूल। जिसमें डाटा जो पूछा गया है वो अलवर और करौली पूछा गया है, ढूंढाड़ स्कूल से आता है। हड़ौत में कोटा, बूंदी और धारवाड़ पूछा जाता है, हड़ौत स्कूल के अंतर्गत आ जाता है। मारवाड़ स्कूल में किशनगढ़ को पूछा जाता है, बीकानेर को पूछा जाता है, जोधपुर को पूछा जाता है, जैसलमेर को पूछा जाता है। तो ये मारवाड़ स्कूल के अंतर्गत आ जाता है। और मेवाड़ में क्या आता है बेटा? तो मेवाड़ में उदयपुर आता है, चांडव आता है, नाथद्वार आता है, देवगढ़ आता है। ये शैलियाँ जो है मेवाड़ स्कूल के अंतर्गत आ जाती है। तो इन्हें हर हाल में आपको याद रखना है कौन सी उपशैलियाँ किस स्कूल के अंतर्गत आती है। अब ये डाटा जब कंप्लीट होता है तो हमें पढ़ना चाहिए राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं। क्या विशेषताएं रही हैं? तो बहुत सारी 6-7 विशेषताएं हैं। रेखा का हो, चेहरा का हो, चिन्हक चित्र हो और मूल रूप से भाव प्रधानता हो, वर्ण हो, विषय की व्यापकता हो, साहित्य, संगीत और चित्रकला का समन्वय कैसे रहा है, ये देखने का प्रयास किया गया है। तो इसे भी हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं क्या हैं? तो आप जानते हैं पहली विशेषता मानी जाती है छिन्नक चित्र। कैसे बनाए गए यहाँ पे चित्र? तो राजस्थानी चित्र प्रायः छिन्नक चित्र शैली में बने हुए हैं। इसका पूर्ववर्ती अपभ्रंश शैली में पुस्तक चित्रों की बहुलताएं देखने को मिलती हैं। अगर बात करें तो राजस्थानी चित्र अलग अलग होने के कारण एक
पर एक जमाए हुए कागज़ों अर्थात वसली पर चित्र बनाए हैं। ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है। वसली चित्रण शैली किसकी प्रमुख विशेषता रही है? तो बेटा पहली विशेषता और प्रमुख विशेषता रही है राजस्थान शैली की। वसली चित्रण वही होता है तरबतर ऊपर रखते हुए, ऐसा चित्र आप देख रहे होंगे। अलग अलग होने के कारण एक पर एक जमाए हुए कागज़ अर्थात एक दूसरे के ऊपर रखते हुए आप मोटा कागज़ बना दीजिए, वो होता है वसली चित्रण। तो ये विशेषता किसकी है? राजस्थानी शैली की अच्छी विशेषता मानी जाती है। दूसरी प्रमुख विशेषता आती है चेहरे की। चेहरे की क्या विशेषता है? बेटा राजस्थानी शैली में कहा गया है कि एक चश्म चेहरे की प्रधानता है। क्वेश्चंस पूछा गया है राजस्थानी शैली में किस चेहरे की प्रधानता मानी जाती है? तो एक चश्म चेहरे की प्रधानता यहाँ पे देखने को मिलती है, इसीलिए ये डाटा बार बार इम्पॉर्टेंट बन जा रहा है, पूछा भी जा रहा है। आप जानते होंगे सवा चश्म चेहरे की परली आँख तथा परले गाल के अभाव से जो कुछ बचा रहता है वह एक चश्म चेहरा कहलाता है। परले गाल हों, परली आँख हों, अगर सवा चश्म चेहरे से वो प्रभावित हो गई हो, थोड़ा सा घट गया हो, कुल मिला के वो ना हो, तो एक चश्म चेहरा कहलाता है। राजस्थानी शैली की विशेषता रही है एक चश्म चेहरे की। रेखाओं की अगर बात करें तो कैसी रेखाएं यहाँ पाई जाती हैं? तो राजस्थानी चित्रकारों ने बहुत कम रेखाओं का प्रयोग किया है। उनका रेखांकन कुशलतापूर्ण किंतु सरल रहा है। सरल रेखाओं का प्रयोग मूल रूप से कहाँ पे हुआ है? तो राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत सरल रेखाओं का प्रयोग देखने को मिलता है। रेखाएं अभिव्यक्तिपूर्ण, गतिशील, सशक्त एवं किंचित आलंकारिक हैं। रेखाएं बहुत कोमल तो नहीं हैं, पर इसमें अपभ्रंश शैली की कठोरता निकल गई है। कुल मिला के रेखाएं सरल ही हैं। सरल ही हैं। राजस्थानी चित्रकार जो है रेखाओं को बहुत अच्छे ढंग से सरल रूप में जो है दर्शाने का प्रयास करते रहे। ये इनकी विशेषताएं रहीं। आगे बात करते हैं तो वर्ण की बात आती है। वर्ण कैसा रहा है यहाँ पे? तो इस शैली में सूर्यास्त के समान चटकीले तथा आकर्षक रंगों का प्रयोग किया गया है। टेम्परा शैली में अपारदर्शी रंगों का भी प्रयोग देखने को मिलता है। तो कुल मिला के राजस्थानी चित्रकार कैसे रंगों का प्रयोग किए हैं? चटकीले रंगों का प्रयोग किए हैं। अगर ये ऑप्शन में न रहे तो सीधे ऑप्शन में दिया जाएगा सूर्यास्त के समान रंग, यानी खूब सूर्यास्त के समान। सूर्य कैसा होता है? बहुत ज़्यादा लाल होता है, यानी बहुत ज़्यादा चटक दिखाई देता है। तो चटकीले रंगों का प्रयोग यहाँ पे देखने को मिलता है। ऐसे वर्ण यहाँ दिखाई देते हैं। वर्ण के बाद आता है भाव प्रधानता। भाव प्रधानता की क्या विशेषताएं रही हैं? कैसे भाव यहाँ दर्शाए गए हैं? तो राजस्थानी शैली में कलाकार ने सदृश्य की अपेक्षा की है। बाह्य सदृश्य की अपेक्षा भाव सदृश्य में अधिक विश्वास किया गया है। बाह्य सदृश्य न हो करके भाव सदृश्य को जो है यहाँ पे प्रधानता दी गई है। ऐसे विश्वास करते हुए मूल रूप से राजस्थानी चित्रकार ने चित्रकारी की है। इस प्रकार यह शैली आंतरिक अभिव्यक्ति प्रधान है। आंतरिक अभिव्यक्ति प्रधान या फिर भाव सदृश्य प्रधान चित्रकारी कहाँ पे होती है? तो राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत होती है। ये सारी विशेषताएं हैं। विशेषताओं से क्वेश्चंस पूछा जाता है, इसलिए आपको हर हाल में याद रखना है। अच्छा, विषय की व्यापकता कैसी रही राजस्थानी चित्रकला में? तो विषय की जो व्यापकता है मोटा, वो मूल रूप से है कि राजस्थानी शैली के चित्रों में विषय वस्तु केवल दरबार तक सीमित नहीं थे, उनमें सामायिक विषयों की भी जो है अच्छे से समाहित किया गया है। दैनिक गृहस्थ जीवन तथा लोक विश्वासों को भी चित्रित करने का काम किया गया है। तो दैनिक जीवन को भी यहाँ दर्शाया गया है, दरबारों को भी दर्शाने का प्रयास किया गया है। कहाँ पे? राजस्थानी चित्रकला के अंतर्गत ऐसे दृश्य देखने को मिल रहे हैं। सातों और महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वो साहित्य संगीत के साथ साथ चित्रकला का समन्वय कैसे देखने को मिलता है? तो वो कहा जा रहा है इसमें कला के साथ साथ संगीत और साहित्य का भी अपूर्व समन्वय हुआ है। मंदिरों में अनेक प्रकार के चित्र रचनाएं की जा रही हैं। नित्य प्रति संगीत का संयोजन होता रहा है और काव्य माधुरी भी प्रवाहित की जाती थी। इस प्रकार चित्रों में कृष्ण नायक मानकर किसी राग का अंकन किया गया है। कुल मिला के पूरे राजस्थानी शैली में भगवान कृष्ण को ही सब कुछ माना गया है। उन्हीं को केंद्र बिंदु में, उन्हीं को विषय मान करके चित्रण किया गया है। और मूल रूप से कहा जाए तो चित्रों को हाशिए अथवा ऊपरी भाग में तत्व संबंधित कविताओं में लिखी हुई रहती हैं। ऐसा दृश्य देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अब राजस्थानी चित्रकला की विशेषताएं जब हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अब आएंगे कोटा शैली पे। कोटा शैली आपके सिलेबस में है और बहुत अच्छे से पूछी जाती है, इसलिए हम लोग कोटा शैली को भी पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। कोटा शैली बहुत अच्छे से क्वेश्चंस जो है पुटअप कराएगी, आपको अक्सर कंफ्यूज कराएगी, तो हम लोग कोटा शैली को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे।
कोटा शैली में जितने भी क्वेश्चंस महत्वपूर्ण बन सकते हैं उसको भी हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। कोटा हो, जयपुर हो, अलवर हो, मेवाड़ हो, ये सारी उपशैलियाँ हैं और मूल रूप से इन्हें हम लोग बहुत अच्छे से देखने का प्रयास करेंगे। आइए कोटा शैली के बारे में हम लोग पहले जानने का प्रयास करते हैं। तो कोटा शैली की कला को स्वतंत्र अस्तित्व देने का काम राजा राम सिंह को जाता है। राजा उम्मेद सिंह के समय में ये चरमोत्कर्ष पे पहुंच जाती है। कोटा शैली पूछा जाता है किसके समय में चरमोत्कर्ष को प्राप्त करती है, तो उम्मेद सिंह के समय में। कोटा शैली को जो है मूल रूप से स्थापित करने का काम किसका है, राजा राम सिंह का है। राजा उम्मेद सिंह का प्रिय शौक जो है शिकार करना था और इसलिए उस समय इनके शिकार संबंधित चित्र भी यहाँ पे दिखाए गए हैं। और जो शिकार संबंधी चित्र बनाए गए हैं वो बहुत ही सुंदर और वास्तविक बनाने वाले दिखाई दे रहे हैं कि बिल्कुल वास्तविक चित्रण दिखाया गया है। अधिकांश चित्र पशुओं के शिकार के हैं। तो राजा उम्मेद सिंह मूल रूप से शिकार भी किया करते थे, उनके चित्रण यहाँ पे देखने को मिलते हैं। किस शैली में, कोटा शैली में राजा उम्मेद सिंह के चित्रों को दिखाया गया है। आगे बात करते हैं तो गहन जंगलों में राजा एवं मंत्रियों को छुपकर जंगली जानवरों का शिकार करते हुए भी यहाँ दर्शाया गया है। किस शैली में, कोटा शैली में। गहन जंगल यानी सघन जंगलों में मूल रूप से ये लोग शिकार करने जाते थे, ऐसा दृश्य भी यहाँ दर्शाया गया है। कोटा शैली की प्रधानता रही। आगे बात करते हैं और डाटा क्या पूछा जा सकता है कोटा शैली के लिए। तो कोटा में शिकार के अतिरिक्त श्रृंगारिक चित्र भी बने हुए हैं। शिकार के चित्र तो दिखाई ही देते हैं, साथ ही साथ श्रृंगारिक चित्र भी बने हुए हैं और खूब अच्छे से दर्शाया गया है, जिसमें नायक छिपकर नायिका के सौंदर्य को निहार रहा है। नायिकाएं अपना जो है सौंदर्य का काम कर रही हैं और उसको पीछे से नायिका जो है नायक देख रहा है, ऐसा दृश्य भी देखने को मिलता है। किस शैली में देखने को मिलता है, कोटा शैली में ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं। आगे एक डाटा कहा गया है कि राजा भीम सिंह और अर्जुन सिंह के समय में कुछ चित्र भगवान कृष्ण पर भी आधारित बने हुए दिखाई देते हैं। तो पूरी राजस्थानी शैली में आप देखेंगे कि मूल रूप से भगवान कृष्ण को केंद्र मान करके ऐसे चित्रण यहाँ पे किए गए हैं। आगे बात करते हैं तो कोटा शैली में नारी का निरूपण अल्प सौंदर्य में व्यक्त किया गया है, यानी छोटे सौंदर्य में दर्शाया गया है। प्रायः नारियों को अंगड़ाई लेते हुए, दर्पण देखते हुए अथवा वृक्ष की टहनी को पकड़े हुए चित्रित किया गया है। आप देख सकते हैं जो है महिलाएं अंगड़ाई लेते हुए चित्रित कहाँ पे हैं, तो मूल रूप से कोटा शैली में है। दर्पण देखते हुए यानी शीशा देखते हुए, अपना चेहरा देखते हुए कहाँ दर्शाई गई हैं, तो भी कोटा शैली में दिखाई गई हैं। वृक्ष की टहनी पकड़े हुए चित्रित हैं, मूल रूप से खड़ी हुई हैं, कहाँ पे दर्शाई गई हैं, तो कोटा शैली की प्रधान विशेषता रही। आगे बात करते हैं तो नारियों के बारे में बताया गया है कि उनके चित्र कैसे दर्शाए गए हैं। तो नारी के नेत्र जो है बादाम की तरह दर्शाए गए हैं, बिल्कुल सुरीले। आप देख सकते हैं बादाम कैसे होता है, कोनदार होता है। नाक छोटी दर्शाई गई है, ढूंढी दोहरी दर्शाई गई है, वक्षस्थल अत्यंत उभरे हुए दर्शाए गए हैं, पतली कमर दिखाई गई है। ये नारियों का बखान हो रहा है। नारियों के नेत्र बादाम की तरह हैं, नाक छोटी है, ढूंढी दोहरी है, वक्षस्थल अत्यंत उभरे हुए हैं, पतली कमर है, ऊंचा लहंगा पहने हुए हैं, बेड़ी नितंब तक जाती है, ऐसा दर्शाया गया है नारियों के लिए। बहु अलंकरण से सुशोभित भी मूल रूप से दर्शाया गया है। किसे, तो कोटा शैली की महिलाओं को ऐसा दर्शाया गया है। ठीक है, तो कोटा शैली में नारियों को बहुत अच्छे से दर्शाने का प्रयास किया गया है। बहुत सारे अलंकरण यानी बहुत सारे जो है सौंदर्य के प्रसाधन पहने हुए हैं। जब आपने पहले ही देखा कि सौंदर्य करती हुई महिलाएं भी दर्शाई गई हैं, राजा उसे देख भी रहा है, ऐसा भी दृश्य देखने को मिलता है कहाँ पे, कोटा शैली में। तो ये सारे जो है विशेषताएं। अच्छा, पुरुष के बारे में क्या कहा गया कोटा शैली में, तो मूल रूप से पुरुष के बारे में कहा गया है कि पुरुष की आकृतियां नाटे कद वाली हैं। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है बेटा, इसे स्टार लगा लीजिएगा, पूछा जा चुका क्वेश्चन है। पुरुष आकृतियां नाटे कद वाली बनी हुई हैं, कहाँ पे, तो कोटा शैली में बनी हुई है। छोटे छोटे पहाड़ियों के मध्य कटीली झाड़ियों के चित्र शैली मूल रूप से कहाँ पे पहचान बनाते हैं, तो वो भी पहचान कोटा शैली के ही बताते हैं। ऐसा दृश्य भी कोटा शैली में देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पे आपको सदैव याद क्या रखना है, तो याद ये रखना है कि कृष्ण पे, भगवान कृष्ण पे जो है मूल रूप से ये सदैव चित्रित रहा है। और राजा भीम सिंह और अर्जुन सिंह के समय में कृष्ण पे भी चित्र बने हैं। यहाँ पे नायक नायिका को छिपकर देख रहा है, ऐसा दृश्य कहाँ दर्शाया गया, कोटा शैली में दर्शाया गया। नाक छोटी, ढूंढी दोहरी हुई, वक्षस्थल अत्यंत उभरे हुए दृश्य कहाँ पे दर्शाए गए हैं नारियों के, मूल रूप से कोटा शैली में दर्शाए गए हैं। बहुत ज़्यादा अलंकरण पहले हुई, मूल रूप से नारियाँ कहाँ प्रदर्शित हैं, कोटा शैली में प्रदर्शित हैं।
पुरुष की आकृति छोटे नाटे कद वाली बनी हुई है, कहाँ पे है, तो कोटा शैली में है। ये सारी विशेषताएं हैं, विशेषताएं ही पूछी जाती हैं, तो इन्हें आपको हर हाल में याद रखना है। ये डाटा सदैव याद रखना है कि कोटा शैली को किसने अस्तित्व दिया, राजा राम सिंह ने दिया। किसके समय में उत्कर्ष यानी चरमोत्कर्ष पे पहुंचती है, तो ये राजा उमेश सिंह के समय में पहुंचती है। अगर इतना डाटा आप याद रखते हैं तो कोटा शैली के लिए इतना पर्याप्त है। आगे के वीडियो में हम लोग आगे की चर्चा करेंगे, जिसमें आप जानते हैं बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुरी आपके शैली में है और आपके सिलेबस में है। इन सारे तथ्यों को यहाँ पढ़ाने का जिम्मेदारी है और पूरा डाटा आपको कंप्लीट पढ़ाया जाएगा। उम्मीद करता हूँ सब कुछ समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।